नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए एक अमर रिश्ता। नीलू ने सुमन मैम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा था। वे उसके लिए एक आदर्श परोपकारी रूप थी। उन्हीं मैम को भिखारिन के लिबास में देखकर वह सन्न रह गई थी। पक्का ही ये तो मैम ही हैं। नीलू ने एक बार फिर उन्हें गौर से देखा। उसे याद आया कि जब उसने 12वीं में टॉप किया था तब वह मैम से मिलने उनके ऑफिस में गई थी। वैसे मैम बहुत कड़क स्वभाव की और अनुशासन प्रिय थी, इसलिए हर कोई उनसे ऐसे ही नहीं मिल सकता था। लेकिन वह चूंकि स्कूल की होशियार छात्राओं में शामिल थी और मैम उसे मार्गदर्शन देती रहती थी, इसलिए उसने उनसे मिलने का निश्चय किया। बाहर चपरासी बैठा रहता था। क्या है? मुझे मैम से मिलना है। अरे, मैम स्टूडेंट्स से नहीं मिलती। तुम इतना भी नहीं जानती? उसने बेरुखी से कहा। हाँ, लेकिन मुझे उन्हें धन्यवाद बोलना है। मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा पास कर ली है और अब स्कूल से विदा ले रही हूँ। तो बहुत सारी छात्राओं ने 12वीं पास की है। क्या मैम सबसे मिलेंगी? मुझे समझ में आ गया था कि यह मुझे मैम के ऑफिस के अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए मैंने बाहर से ही आवाज लगा दी थी। मैम, मैं नीलू हूँ, मुझसे मिलिए। मेरे आवाज लगाने पर चपरासी हड़बड़ा गया था। ओके, अंदर आ जाओ। जैसे ही मैम ने अंदर आने को कहा, मैं बेधड़क ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैम ने आसमानी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, जिसके एक कोने में सफेद पारिजात का फूल लगा था। वैसे तो मैम का रंग सांवला ही था, पर वे बहुत खूबसूरत लगती थी। एक बड़ी सी टेबल थी, जिसके एक और करीने से फाइलें सजी हुई थी और सामने कुछ कागज रखे थे, जिन्हें मैम पढ़ रही थी। इसी टेबल पर उनकी नेम प्लेट रखी थी, सुमन। वे केवल इतना ही नाम लिखती थी, न नाम के आगे सुश्री और न नाम के बाद उपनाम। मेरे ऑफिस के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने अपनी आंखों पर लगा चश्मा उतारकर गले में लटका लिया। उनके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। मेरे स्कूल की होनहार छात्रा नीलू। यस जी मैम, कहकर मैं उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। अरे, हमारे यहाँ बेटियों को गले से लगाकर रखा जाता है। तुम भी मेरी बेटी ही तो हो। उनका स्नेह भरा स्पर्श पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मातृत्व का भाव महसूस हुआ। उन्होंने अपनी टेबल की दराज खोलकर मिठाई निकाली। ये लो, मीठा खाओ। उन्होंने पूरे स्नेह से मुझे मीठा खिलाया और मेरी पीठ पर हाथ फेरा। अभी तुम्हारे जीवन के बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं। तुम मेरी स्टूडेंट हो। मुझे उम्मीद है कि तुम हर इम्तिहान में टॉप करती रहोगी। गुड लक। मैम के ऑफिस से बाहर निकलते समय मैं यही सोच रही थी कि मैम तो इतनी सरल और सहज हैं, फिर वे कड़क मैडम की छवि क्यों बनाए रखती हैं। मैं भी उन्हें इसी रूप में ही जानती रही हूँ। इस स्कूल में मेरा एडमिशन कक्षा 1 में हुआ था, यानी मैं यहाँ 12 सालों से पढ़ रही थी। और मैम भी स्कूल में पहले क्लास टीचर रही, फिर यही प्रिंसिपल बन गई। स्कूल में उनका अनुशासन बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए हर अभिभावक चाहता था कि उसकी बच्ची का एडमिशन इसी स्कूल में हो। वे पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। कोई भी छात्रा या शिक्षक लापरवाही नहीं कर सकता था। क्लास विधिवत लगती और वे खुद भी दिन भर पूरे स्कूल का निरीक्षण करती रहती। कोई शिक्षक अनुपस्थित होता तो वे उसकी क्लास में जाकर पढ़ाने लगती। हर विषय वे सहजता से पढ़ा लेती थी। वे छात्राओं से प्यार भी बहुत करती और उनकी मदद भी करती रहती। सुनो प्रिया, तुम शाम को मेरे घर आ जाना। मुझे लगता है कि तुम्हें गणित पढ़ने में दिक्कत हो रही है। उनकी आवाज भले ही कड़क होती, पर उसमें सामने वाले के प्रति चिंता झलकती। वे अपने घर पर ऐसे सभी छात्राओं को पढ़ाती, पर कोई शुल्क नहीं लेती। अरे,
तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें पढ़ाने का शुल्क लेंगे क्या? वे सभी को चाय नाश्ता भी कराती। उनके घर में एक बेटा और एक बेटी थी। वे दोनों उनके स्कूल में नहीं पढ़ते थे। उनका एडमिशन उन्होंने जानबूझकर दूसरे स्कूल में कराया था। अपने स्कूल जाने से पहले वे दोनों को उनके स्कूल छोड़ने जाती, फिर अपने स्कूल आती। इस चक्कर में उन्हें अपने घर से जल्दी निकलना पड़ता। पर शाम को वे उन्हें भी पढ़ाती थी। वे अपने दोनों बच्चों को गोद में बिठा लेती और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए पूरे लाड से पढ़ाती रहती। कक्षा 12वीं पास करने के बाद उनके दोनों बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चले गए थे। अब वे अपने घर में अकेली पड़ गई थी। उनके पति के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था और न ही उन्होंने कभी इस पर बात की। नीलू ने एक बार फिर देखा, ये तो वाकई मैम ही हैं, पर यहाँ कैसे और इस हाल में? वह तो स्कूल से निकलने के बाद मैम से मिली ही नहीं थी, इसलिए उसे उनकी बाकी जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं था। उसका ट्रांसफर इस शहर में कुछ ही दिनों पहले हुआ था। अपनी आदत के अनुसार ज्वाइनिंग लेकर पूरे शहर का चक्कर लगाने और शहर के मिजाज को समझने के लिए वह निकली थी। उसके साथ अफसरों की पूरी टीम थी। वह यहाँ पहली बार डीएम बनकर आई थी, इसलिए उसके मन में उत्साह भी था। रेलवे स्टेशन की ओर उसकी गाड़ियां निकल पड़ी थी। अपनी कार की खिड़की से झांकते हुए उसने मैम को फटी साड़ी और गंदे से कंबल में ओढ़े भिखारियों की लाइन में बैठे देखा। उसने अपनी गाड़ी रुकवा ली। सारे अधिकारी अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए, पर वह अपनी गाड़ी में बैठी अभी भी मैम की ओर ही देख रही थी। चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। हमेशा खिला रहने वाला उनका चेहरा अब उदासी के बोझ से दबा हुआ था। पर बालों का जूड़ा अब भी वैसा ही बना था जैसा मैम तब बनाती थी। बस अब उनके बालों में सफेदी आ चुकी थी। नीलू को बाहर बैठे भिखारियों की ओर देखते हुए उसके साथ आए अफसर घबरा गए। पुलिस अफसरों को लग रहा था कि यहाँ बैठे भिखारियों की वजह से उन्हें डांट पड़ने वाली है, सो वे हड़बड़ी में भिखारियों को भगाने की कोशिश करने लगे। एक पुलिस अधिकारी ने अपने हाथ में डंडा थाम लिया था। जैसे ही नीलू की निगाह उस अधिकारी पर गई, वह बिफर पड़ी। गुस्से में गाड़ी का गेट खोलकर बाहर निकल आई। शटअप, क्या बदतमीजी है? नीलू ने भिखारियों को मारने के लिए उठे हाथ को जोर से पकड़ लिया था। पुलिस अफसर घबरा गया। वो मैम, वो आई डोंट लाइक इट, यू कैन गो। उसके हाथ से छिना डंडा नीलू ने गुस्से में नीचे फेंक दिया। सॉरी मैम। पुलिस अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा था कि उससे गलती क्या हो गई है। समझ में तो साथ चल रहे दूसरे अधिकारियों को भी नहीं आ रहा था। पुलिस वालों के चिल्लाने की आवाज और डंडा मारने की हरकत से भयभीत होकर वहां बैठे भिखारी भागने लगे, लेकिन वह बैठी रही, जिसे नीलू अपनी मैम समझ रही थी। एकाएक वह उठी और उसने एक पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया। हाउ डेयर यू! उसने गुस्से के साथ पुलिस वाले की ओर देखा। पुलिस वाला चौंक गया। उसने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि कोई भिखारिन उससे अंग्रेजी में बात करेगी। चल हट यहाँ से, बड़ी अंग्रेजी बोलने वाली आई है। पुलिस वाले के पास धैर्य कहाँ होता है। आम आदमी उसके लिए आम ही होता है। फिर वह तो भिखारिन थी। यू शट अप! बोलने की तमीज नहीं है तुम्हें? अब की बार वह जोर से दहाड़ी। उसकी चिल्लाने की आवाज चारों ओर उठ रहे शोर के बावजूद सबको सुनाई दे गई थी। नीलू को भी आवाज सुनाई दे चुकी थी। यह तो मैम की ही आवाज है। अब नीलू को पूरा यकीन हो गया कि वह भिखारिन उसकी टीचर ही हैं। जिस पुलिस वाले को उसने जोर से डांटा था, वह कुछ देर तक शांत रहा।
फिर उसे एहसास हुआ कि एक भिखारिन ने उसकी बेइज्जती कर दी है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अपने हाथ में रखी लाठी को घुमा दिया। इससे पहले कि उसकी लाठी भिखारिन के शरीर को छूती, नीलू ने उसे अपने हाथों से रोक लिया। पुलिस वाला सकपका गया। डीएम उसकी ओर खूंखार निगाहों से देख रही थी। नालायक, तुम्हें वर्दी ऐसे ही अत्याचार करने के लिए दी जाती है क्या? चारों ओर बिखरे अधिकारी अब वहां सिमट आए थे। सॉरी मैम, एसपी ने माफी मांगी। यह डीएम नहीं आई थी, इसलिए किसी को भी उनके स्वभाव का अंदाजा नहीं था। अधिकारी अक्सर अपने बड़े अधिकारी के रुख के अनुसार अपनी कार्यशैली बदलते रहते हैं। एसपी ने सॉरी बोला, पर डीएम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ये कौन है? इसे मेरे ऑफिस में पेश करो। वे गुस्से के कारण ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। वैसे भी नीलू एक संवेदनशील अधिकारी थी। उसे गरीबों पर अत्याचार होते देखना कभी अच्छा नहीं लगता था। इससे पहले ट्रेनिंग के दौरान जब वह एक शहर में एसडीएम के पद पर नियुक्त थी, तब उसने एक पटवारी को नौकरी से निलंबित कर बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसने एक बेसहारा महिला की जमीन हड़प कर दूसरे के नाम पर दर्ज कर दी थी। वह बुजुर्ग महिला रोती बिलखती उसके ऑफिस पहुंची थी। उसकी सिसकियां सुनकर नीलू खुद अपने ऑफिस से बाहर आई। क्या हुआ अम्मा? नीलू अक्सर बुजुर्ग महिलाओं को अम्मा कहकर बुलाती थी। अम्मा कहने में आत्मीयता झलकती थी। उसने प्यार से बुजुर्ग महिला के सिर पर हाथ फेरा, चपरासी से पानी मंगवाया और उसे पिलाया। अधिकारी का स्नेह पाकर उस बुजुर्ग महिला की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। नीलू ने सारी बातें सुनी, फिर उस पटवारी को बुलाकर तहसीलदार को 1 घंटे में जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया। तब तक नीलू ने उस बुजुर्ग महिला को अपने चैम्बर में बैठा रखा, बाहर से खाना मंगवाकर उसे खिलाया। अम्मा, आप तो अब तब ही जाएंगी जब आपकी जमीन आपको मिल जाएगी। हाँ बिटिया, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। इस जमीन का चारा काटकर ही अपने खाने की व्यवस्था कर लेती हूँ। उसकी आवाज के दर्द ने नीलू को अंदर तक हिला दिया। नीलू ने तत्काल जनपद पंचायत के सीईओ को उस महिला की निराश्रित पेंशन योजना और गरीबी रेखा राशन कार्ड बनाने का आदेश दिया। दोपहर तक तहसीलदार ने पटवारी की बेईमानी की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। साथ ही नई वही बनवाकर एसडीएम के सामने रख दी। कार्यपालन अधिकारी भी निराश्रित पेंशन और नीला राशन कार्ड लेकर आ गया। वह महिला भाव विभोर होकर नीलू के पैरों पर गिर पड़ी। नीलू ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। अम्मा, मैं तो आपकी ही बेटी हूं ना। मुझे स्कूल में मेरी मैम ने यही सिखाया था। यह मेरी ड्यूटी है। मैंने कोई एहसान नहीं किया। नीलू के गले लगकर वह बुजुर्ग महिला बहुत देर तक रोती रही। नीलू उसके सिर पर हाथ फेरती रही। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मानो उसने आज अपने गुरु का ऋण चुका दिया हो। तहसीलदार ने अपनी गाड़ी में बैठाकर उस महिला को उसके गांव तक छोड़ा और गांव वालों को समझा दिया कि अगर उन्होंने उस महिला के साथ कोई हरकत की तो हमारी मैडम खाल खींच लेंगी। जब उसका कलेक्टर बनने का ट्रांसफर ऑर्डर आया तो नीलू उस बुजुर्ग महिला के गांव गई थी। अम्मा, अब मैं दूसरे शहर जा रही हूँ। आपका आशीर्वाद बना रहे। उन्होंने नीलू को अपनी आगोश में भर लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो वे अपनी बिटिया को विदा कर रही हो। यहाँ घटी घटना ने नीलू को गुस्से से भर दिया था। वह तो वैसे भी किसी पर अत्याचार देख नहीं सकती थी, और फिर जिस महिला से वह पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा था,
वे उसकी मैम थी। नीलू के गुस्से को वहां उपस्थित सभी लोगों ने महसूस कर लिया था। वह भिखारिन भी भारी गुस्से के साथ अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलती जा रही थी। वहां उपस्थित सभी लोग हैरान थे। एक भिखारिन इतनी अकड़ के साथ अंग्रेजी कैसे बोल सकती है। नीलू ने एक बार फिर मैम की ओर देखा। वे भी उसी की ओर देख रही थीं। अचानक नीलू दौड़ी और उस भिखारिन को अपनी आगोश में भर लिया। मैम, मैम। बहुत देर से दबे नीलू के आंसू अब बह निकले थे। भिखारिन चौंक गई। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि कोई अफसर उसे यूं गले लगा लेगी। उसने नीलू की आवाज सुनी। वह पहचानने की कोशिश कर रही थी। भिखारिन सकपका गई। हु आर यू? अब की बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था। मैम, मैं। मुझे देखो तो। भिखारिन ने ध्यान से उसकी ओर देखा, पर पहचान नहीं पाई। पहचानती भी कैसे? नीलू अब बड़ी हो चुकी थी। उन्होंने तो उसे हमेशा स्कूल की यूनिफॉर्म में ही देखा था। 2 चोटियां, गले तक सलीके से लिपटा दुपट्टा। वह बहुत छोटी थी तब। एक बार वह केवल एक चोटी बनाकर स्कूल आई थी। प्रार्थना के समय ही मैम ने आवाज लगाई, नीलू, मेरे ऑफिस में आओ। सभी छात्राओं को लगा आज नीलू की क्लास लगने वाली है, क्योंकि मैम बहुत गुस्से में हैं। वह भी डरते डरते उनके ऑफिस पहुंची। मैम ने उसे देखा। गुस्से में ही थी। इधर आओ। वह डरते हुए उनके पास जा खड़ी हुई। मैम ने अपनी टेबल की दराज खोली तो नीलू और डर गई। उसे लगा कि मैम अब रूल निकालेंगी और हथेली पर मारेंगी। सॉरी, मुझसे गलती हो गई मैम, मुझे माफ कर दो। उसके आंसू निकल आए। क्या गलती हुई है जानती हो, या ऐसे ही माफी मांग रही हो? नीलू सचमुच नहीं जानती थी कि गलती क्या है। नहीं, पर कोई ना कोई गलती तो अवश्य हुई है। इस बार माफ कर दो, फिर कभी गलती नहीं करूंगी। डर के मारे नीलू ने आंखें बंद कर ली। ओके, तुम इस स्कूल की टॉपर छात्रा हो, इसलिए इस बार माफ कर रही हूँ, पर अगली बार नहीं करूंगी, समझी? जी मैम। नीलू ने आंखें खोली। मैम उसकी चोटी खोल रही थी। उन्होंने कंघी से उसके बाल संवारे और 2 चोटियां बना दी। स्कूल में 2 चोटी करके ही आने का नियम है, अगली बार ध्यान रखना। नीलू को अब समझ में आया कि उसकी गलती क्या थी। जी मैम। एकाएक मैम ने उसे गले से लगा लिया। तुम मेरी बेटी जैसी हो। और हंसती। नीलू उस भिखारिन को देख रही थी और भिखारिन नीलू को। आसपास खड़े किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई थी। नो, नो, मैं नहीं जानती तुम्हें। भिखारिन अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। नीलू मुस्कुराई। मैम, मैं नीलू। याद कीजिए, आपके स्कूल की टॉपर, जिसे आप अपनी बिटिया कहती थी। कुछ देर तक शांति रही, फिर भिखारिन बोली, यस, ओह, माय डॉटर नीलू। अब उसके चेहरे पर अपनापन झलकने लगा। जी मैम। नीलू के चेहरे पर संतोष के भाव थे। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखती रहीं। फिर भिखारिन दौड़कर नीलू के गले लग गई। माय डॉटर। उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। उसे गले लगाकर नीलू की आंखें भी बरसने लगी। भीड़ में मौजूद कई लोगों की आंखें भी नम थीं। नीलू मैम को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने बंगले पर ले आई। वैसे तो उसके मन में यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि मैम को
भीख मांगनी पड़ी, पर नीलू ने पहले उन्हें पूरा आराम करने दिया। नहाकर तैयार होकर सुमन पहले जैसी लगने लगी। उनके चेहरे का तेज लौट आया। नीलू ने उन्हें आसमानी रंग की वही साड़ी दी जिसमें वे हमेशा बहुत सुंदर लगती थीं। सुमन ने पहले जैसी ही जूड़ा बनाकर बालों में कंघी की, चश्मा लगाया। अब उन्हें देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वे वही भिखारिन हैं। रात के भोजन पर दोनों साथ बैठी। नीलू वैसे भी अकेली रहती थी। उसके पति दूसरे जिले में कलेक्टर थे और माता पिता कभी कभी ही आते थे। अब कैसी हैं मैम आप? नीलू ने बातचीत शुरू की। उसने अपने यहाँ तक पहुंचने की पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने जीवन में सुमन मैम के आदर्शों को अपनाया और पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की। सुमन भावुक हो गई। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। अब बारी सुमन की थी। रिटायरमेंट के समय तक दोनों बच्चे विदेश जा चुके थे। वे वहीं बस गए। मैं जिस गर्ल्स स्कूल में थी, उसके बुजुर्ग मालिक का निधन हो गया। उनके बेटे सौरभ ने स्कूल संभाल लिया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वह स्कूल की कुछ लड़कियों को अपने घर बुलाता है, फिर वे लड़कियां गायब हो जाती। मैंने सारी कड़ियां जोड़नी शुरू की और महसूस किया कि सौरभ ही इसमें शामिल है। मैंने उसे समझाया, देखो सौरभ, तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारे पिता की बहुत प्रतिष्ठा रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यह गलत काम छोड़ दो। सौरभ घबरा गया, बोला, ऐसी कोई बात नहीं मैडम, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। मैंने कहा, मैं सब जानती हूँ। अगर तुमने यह काम नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस में जाऊंगी। उसने धमकी दी, आप अपने काम से काम रखें, वरना, और वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैंने उसी समय इस्तीफा दे दिया। सौरभ डर गया कि कहीं मैं सब बता न दूं। उसने अपने दोस्त एसपी के साथ मिलकर मुझ पर ही आरोप लगवा दिए। प्राचार्या लड़कियों की ट्रैफिकिंग करती हैं। जब यह खबर फैली, मैं रातों रात शहर छोड़कर चली आई। तब से भिखारिन का वेश धारण कर यहाँ रह रही थी। नीलू स्तब्ध थी। उसे याद आया, उसी शहर का नया एसपी उसका क्लासमेट है। उसने तुरंत पीए से कहा, एसपी मयंक को कॉल मिलाओ। हेलो मयंक, मैं नीलू डीएम बोल रही हूँ। ओह नीलू जी, आप तो हमेशा होशियार थी, कैसी हैं? ठीक हूँ, पर एक जरूरी बात करनी है। नीलू ने सारी बातें विस्तार से बता दी। मयंक बोला, हाँ, उस स्कूल में गर्ल्स ट्रैफिकिंग की शिकायत है। पुलिस जांच कर रही है, पर आपकी मैम मुख्य आरोपी हैं। वो मेरे साथ हैं, मेरे बंगले पर। तुम उनकी बातों के आधार पर जांच करो। ओके, लेकिन मैम को कहीं मत जाने देना जब तक जांच पूरी न हो जाए। वे यहीं रहेंगी। 3 दिन बाद मयंक का फोन आया। नीलू मैम, आपकी मैम की सारी बातें सही निकली। सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सुनकर नीलू ने जब मैम को बताया कि वे आरोप मुक्त हो चुकी हैं, तो सुमन की आंखों से आंसू झरने लगे। बिटिया, तूने आज अपना गुरु ऋण चुका दिया, वरना मैं लाख चिल्लाती रहती, कोई मेरी बात नहीं सुनता। नीलू ने उन्हें गले से लगा लिया। आपने ही तो मुझे सिखाया था सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलना। मैम, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा मेरे साथ रहेंगी। दोनों माँ बेटी की तरह एक दूसरे की बाहों में थे। आंसू थे, भावनाएं थी और एक अमर रिश्ता, गुरु और शिष्या का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें,
ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।